नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह से मुलाकात की। सदानंद सिंह के आवास पर दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात खत्म होने के बाद सदानंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, यानी जितनी ज्यादा सीटों की मांग करेंगे उसके हिसाब से सीटें मिलेंगी। उधर बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि चुनाव कब होगा ये इलेक्शन कमीशन को तय करना है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि परंपरागत तरीके से चुनाव हो, क्योंकि पैसे वाली पार्टी बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन कांग्रेस या दूसरे दलों के लिए यह संभव नहीं है। इस दौरान गोहिल ने नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा। कोरोना और बाढ़ में सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। कहा कि सरकार दोनों मोर्चे पर फेल रही है। हमारे जो नेतागण हैं उनके एक अनुभव है, उन्होंने बिहार में बहुत लंबे अरसे तक काम किया है, तो सारे सीनियर नेता हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूं। मेरे प्रदेश इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनको हमने जिम्मेवारी दी थी कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाके वो पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे। और इस वक्त पटना से जी मीडिया संवाददाता प्रीतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। प्रीतम, राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले ही ये बात कही, जब वो कह रहे थे कि गठबंधन के तहत ही हम चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन बनाकर ही चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाएंगे। अब यहां कांग्रेस ये इशारा कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें, हम जितना ज्यादा सीटें मांगेंगे उस हिसाब से दबाव बनेगा सहयोगी दल पर कि वो हमें सीटें दे सके। हाँ जी, बिल्कुल। जब शक्ति सिंह गोहिल ने मुलाकात की कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता हैं सदानंद सिंह से, तो इस दौरान हमने उनसे पूछा कि सर, पिछली बार जो क्या हुआ था, कांग्रेस ने 2015 में 40 सीटों में चुनाव लड़ा था, और हमने उनसे यही सवाल पूछा कि पिछली बार तो 40 सीटों में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, इस बार क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने कहा, तो मैंने फिर उनसे ये पूछा कि सर, इसका विस्तार से बताइए कि इसका अर्थ क्या निकल के आता है। तो जो सदानंद सिंह थे, उनका कहना था कि हम जितनी ज्यादा सीटों की डिमांड करेंगे उतनी ही सीटें हमें मिलेंगी। तो ये चूंकि 245 विधानसभा सीट है और कांग्रेस की कोशिश है, और कांग्रेस कहीं कहीं ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि उसकी तैयारियां पूरी है। लगातार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो बिहार आ रहे हैं, वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो है वो आरजेडी को ये साफ साफ ये संदेश देना चाहती है कि उसे अधिक से अधिक सीट मिले, ताकि वो अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। बाकी जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो या फिर वीआईपी जैसी पार्टियां, उनको सीटें दी जाए, लेकिन कांग्रेस ने काफी लंबे अरसे तक शासन किया है, उसका एक वोट बैंक है, और जो अगली पार्टी है बिहार में, उसमें कांग्रेस की पैठ है। जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है और बाकी जो कांग्रेस में जो लगातार जो बदलाव हुए हैं, उसमें कहीं न कहीं जो कांग्रेस, जो बिहार की जो अगली पार्टियां हैं, उनको जगह मिली है। तो कांग्रेस को ये लगता है कि वो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। मतलब कांग्रेस अपने पुरानी पार्टी और पुराने जनाधार वाली पार्टी होने के दावे के साथ आरजेडी के साथ तालमेल की बात कह रही है, और कह रही है कि जितना ज्यादा सीटें हम मांगेंगे उस हिसाब से ही बार्गेनिंग करने के बाद हमें सीटें मिलेंगी। यानी कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद इस बार लगा रही है। पिछली बार 41 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने, इस बार शायद कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी। छपरा में राहत कार्यों में हो रही लापरवाही को लेकर मढ़ौरा विधायक भड़क गए और सीओ को सरेआम भला बुरा कह दिया। दरअसल पिछले दिनों बाढ़ पीड़ितों ने भावलपुर, हसनपुर समेत कई स्थानों पर कम्युनिटी किचन के संचालन में गड़बड़ी की शिकायत विधायक से की। इसी को लेकर मढ़ौरा विधायक सीओ और बीडीओ से बात करने लगे। इस बीच बार बार कहने के बाद भी जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो विधायक भड़क गए। विधायक ने रोड पर ही सार्वजनिक रूप से सीओ पर गुस्सा दिखा दिया। ये देख बीडीओ मनोज अग्रवाल विधायक के सामने आ गए और मामले को किसी तरह से शांत अच्छा जो हो गया मैं 2-3 सेंटर में थोड़ी सब्जी बनाती कोरोना से लेकर अभी सब जांच कराए तो ठंडा कर दे मिजाज तू चाहता रहो।
तमाशा बना के धैले बरो तमाशा बना के धैले बरो हम लोग टीचर पर जब है सामान हम ले जिहन हो नहीं तो बोल चले नहीं बाकी बात ले जरा अच्छा जो हो गया कुछ तो विधायक की नाराजगी थी, लेकिन इस दौरान वो आपा खो बैठे और तू तड़ाक पर उतर आए सीओ के साथ। उत्तर बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। समस्तीपुर में भी शिवाजी नगर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। करेह नदी का तटबंध रिसाव की खबर के बाद जल संसाधन मंत्री संजय झा शिवाजी नगर पहुंचे। यहां पहुंचकर मंत्री ने करेह नदी के तटबंध का जायजा लिया। हालात देखने के बाद जल संसाधन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रभावित इलाकों में सभी अधूरे काम पूरा करने के निर्देश दिए। दिन रात एक काम करके, और ग्रामीणों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। अगर उनका सहयोग नहीं रहता तो मुश्किल था इसको बचाना। अब पानी भी 87 को पार कर गया, इतनी बारिश हुई। हम लोग लगे हुए, आज मैं खुद भी देखा हूं, और अगली बार निश्चित रूप से हम लोग इसका बांध बन जाए। अब तो देख लिए प्रैक्टिकल भी कितना पानी आ जाता है। बिहार में पानी का प्रलय जारी है। सूबे के 16 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सीवान, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा जिला बाढ़ से प्रभावित हैं। इन प्रभावित जिलों में 125 प्रखंड में बाढ़ का कहर टूटा है। कुल 1223 पंचायतों के 73,32,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। अभी तक 5,08,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राहत शिविर के नाम पर सिर्फ 7 केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसमें 11,849 लोगों ने शरण ले रखी है। 1,342 कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 9,86,000 लोगों का खाना बनाया जा रहा है। अभी तक इस बाढ़ में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत बचाव के काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 कंपनियां लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके तहत पीएमसीएच के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के नए भवन का उद्घाटन सीएम ने किया। आईजीआईसी के नए भवन को बनाने में 60 करोड़ की लागत आई। इसके साथ ही राज्य के अलग अलग जिलों और पंचायतों में नवनिर्मित 500 नए बस स्टॉप का भी सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भवन निर्माण विभाग की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इनमें परिवहन भवनों और बस स्टैंड का शिलान्यास भी शामिल है। औरंगाबाद, सहरसा, मधुबनी, भागलपुर और जमुई में परिवहन भवन का शिलान्यास हुआ और तकरीबन 500 बस स्टॉप के कार्य का भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। इसके अलावा नीतीश सरकार बिहार में सड़कों की तर्ज पर अब सरकारी भवनों के मेंटेनेंस की पॉलिसी बनाएगी। मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया। विकास को अपना लक्ष्य बनाया है और हम शुरू से कहते रहे न्याय के साथ विकास, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और उसी को ध्यान में रखते हुए कितनी योजनाएं चली, आप जरा देख लीजिए। स्वास्थ्य विभाग का, शिक्षा विभाग का, कानून का राज कायम करने के लिए जो काम किया गया, और इसके अलावे सभी चीजों में जो हम लोगों ने विकास के लिए काम किया। 15 साल काम करने का मौका मिला जिन लोगों को, अब सोच लीजिए कि उसका अंतिम साल 2004-05 था, और उसमें जो भवन निर्माण से संबंधित जितनी योजनाएं थी उसके लिए कुल बजटीय उपबंध था वर्ष 2004-05 में 22 करोड़ 53 लाख रुपए का। यानी इतने की ही योजना, इतने का ही बजट में प्रावधान था, यानी कुछ काम ही नहीं होता था। और मेंटेनेंस कहां था, किस तरह से मेंटेनेंस होता था, सबको पता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहरसा के जिला परिवहन ऑफिस के भवन का उद्घाटन किया। परिवहन ऑफिस के इस भवन को बनाने में करीब 2 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत आई है। सीएम ने जिले के 9 प्रखंडों में 17,12,000 की लागत से बनने वाले बस स्टैंड का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत जिले के अलग अलग प्रखंडों से आए 33 लाभार्थियों को अनुदान की राशि और ऑटो का वितरण किया गया। आज से जिला परिवहन का सारा कार्य इसी भवन से संचालित होगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आज 33 लाभुकों को विभिन्न पंचायतों के थे
उनको आज गाड़ी मुहैया कराई गई, उनकी सब्सिडी की राशि उनके खाते में स्थानांतरित कर दी गई है। यहाँ जो है ये जो उद्घाटन हो रहा है और जो है वो हम लोगों को ऑटो मिला है मुख्यमंत्री परिवहन योजना से, और 1 लाख रुपया का भी अनुदान दिया गया है। पटना में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनाज रखने के लिए बने गोदामों और उसकी चारदीवारी का उद्घाटन किया। अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रेम कुमार ने कहा कि भोजपुर के शाहपुर, जहानाबाद के मखदूमपुर, नवादा के कौआकोल और सीवान के गोरिया कोठी में गोदाम बना है, जिससे इन इलाकों के किसानों को फायदा होगा। देश की पहली किसान ट्रेन किसान एक्सप्रेस 9 बोगियों में फल और सब्जी लेकर अपनी पहली रैक महाराष्ट्र के देवलाली से चलकर दानापुर पहुंची। इसे लेकर बिहार के किसान और कारोबारियों में काफी खुशी है। अब यह ट्रेन रविवार को बिहार से मछली, मखाना और हरी सब्जियां लेकर देवलाली जाएगी। इस तरह से कम वक्त में किसानों का फ्रेश माल बाजार तक पहुंच सकेगा, जिससे किसानों और कारोबारियों को काफी फायदा होगा। किसान एक्सप्रेस की पहली खेप का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। महाराष्ट्र के देवलाली से किसान स्पेशल ट्रेन पहुंची है और पहली जो खेप आई है यहाँ पे, इसमें देखिए किस तरीके से ये बंधा गोभी है और कई सारे जो फल हैं, सब्जियां हैं, ये देवलाली से सीधे पटना को आई है। और ये 9 बोगी है इसमें, जिसमें कि फल और सब्जियां हैं। और ताजी फल और सब्जियां, सबसे जो फायदा है यहाँ पे व्यापारियों को वो ये है कि बिल्कुल फ्रेश जो फल और सब्जियां हैं बिना किसी डिले के 1 दिन में यहाँ पहुंच जा रही है। और ये जो ट्रेन है वो खास है और पूरे रास्ते में ये जगह जगह जहाँ पे डेस्टिनेशन है रुकती है और जो किसान और व्यापारी हैं अपने सामान को इसमें लोड करते हैं या फिर उतारते हैं। और अगले दिन यानी कल जो है रविवार को ये ट्रेन 12 बजे यहाँ से खुलेगी और फिर यहाँ के जो उत्पाद हैं उन्हें बाजार मिल पाएगा। और चाहे मखाना हो, मछली हो या फिर यहाँ के जो सब्जियां हैं, ताजी सब्जियां, वो वहाँ पहुँच पाएगा। और निर्मला सीतारमण ने जो घोषणा की थी बजट में, किसानों की आय दुगनी करनी है 2022 तक, उस कड़ी में एक महत्वपूर्ण ये कदम है जिसके जरिए किसानों की आय दुगनी होगी और उनका जीवन स्तर जो है वो बेहतर होगा। और उसको लेकर जो किसान ट्रेन है स्पेशल, वो पहली ट्रेन यहाँ पे पहुंची है और पहला जो रूट है देवलाली से दानापुर यानी पटना का, वो सफर तय किया है। और कई सारे 9 बोगियों में जो फल और सब्जियां हैं वो यहाँ पे आई हैं। बाद में फिर दूसरे रूटों पर भी इसका परिचालन होगा। और बहरहाल बिहार और महाराष्ट्र के बीच में फल और सब्जियों का जो आदान प्रदान है, इस ट्रेन के जरिए व्यापारियों को और किसानों को एक नया आयाम मिलेगा। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। इस बार फिर से किसानों पर मौसम की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ उत्तर बिहार में बाढ़ से 8 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ है, तो दूसरी तरफ 9 जिलों में सूखे की मार पड़ी है। औसत से कम बारिश होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उत्तर बिहार में बाढ़ से फसल को नुकसान, दक्षिण बिहार में बिना पानी सूख गई फसल। बिहार में किसानों पर मौसम की दोहरी मार। मौसम का कहर इस बार बिहार के किसानों पर ऐसा टूटा है कि फसल तो गई ही, आर्थिक नुकसान भी किसानों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल उत्तर बिहार और सीमांचल के 16 जिलों में बाढ़ का कहर टूटा है। करीब 70 लाख की आबादी प्रभावित हुई है और इस बाढ़ में 8 लाख हेक्टेयर में लगी फसल को नुकसान हुआ है। और इस नुकसान का आकलन सरकार की तरफ से किया जा रहा है ताकि किसानों तक मदद पहुंचाई जा सके। और आज भी मैं जा रहा हूं मुजफ्फरपुर, मधुबनी और मोतिहारी और बेतिया के दौरे पर जा रहा हूं। हमारा प्रयास जाकर के है तो लोगों से बात होगी, जनप्रतिनिधियों से हमारी बात होगी, जाकर के माननीय विधायकों से बात होगी, फिर वहाँ इलाकों में जाकर देखें क्या नुकसान हमारा हुआ है और क्या स्थिति है, ताकि जो अधिकारी हमारे काम में लगे हुए हैं, जैसे वैश्विक कोरोना महामारी में हमारे पदाधिकारी और डॉक्टर जो लगे हुए हैं, उनका भी मोरल बुस्टअप होगा जाकर के। तो वहीं दूसरी तरफ सूखा भी बिहार के किसानों को देखना पड़ा है। बिहार के 9 जिलों में सूखे के हालात हैं। अररिया, औरंगाबाद, जमुई,
किशनगंज, लखीसराय, नवादा, रोहतास, सहरसा और सिवान में औसत से काफी कम बारिश हुई है। इन जिलों में 90% तक कम बारिश हुई है। यानी देखें तो बिहार के 38 जिलों में से 25 में मौसम का कहर टूटा है। जो लोगों को सुविधा देना चाहिए, चाहे लोगों को सामुदायिक किचन, राहत शिविर, हर स्तर पर तत्पर है और काम कर रही है सरकार। विभाग पूरी तरह से तत्पर है। सुखाड़ के लिए, सूखा में क्या फसल उगाया जा सकता है, उसके लिए भी सरकार कृषि विभाग को तत्परता रहती है कि वहाँ सुखाड़ में उनके लिए भी राहत की व्यवस्था पिछले वर्ष भी किया गया। इस वर्ष भी सरकार पूरी तरह से तत्पर है। यानी देखें तो बिहार में मौसम की मार से किसान बुरी तरह परेशान हैं। एक तरफ बाढ़ ने फसल को डुबो दिया तो दूसरी तरफ सूखे ने फसल को मिट्टी में मिला दिया और अब खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। नवजीत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। औरंगाबाद में हॉरर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें प्रेमिका के भाई ने प्रेमी युगल की हत्या कर दी और शव को जला दिया। मामला मुफस्सिल थाना के खान कपसिया गांव का है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने उसके घर पहुंची। इसकी खबर मिलते ही युवती का भाई भी जा धमका और बहन को जबरदस्ती घर ले जाने लगा। लेकिन बहन के साथ जाने से जब इनकार कर दिया बहन ने, तो उसने चाकू से गोद कर बहन और उसके प्रेमी दोनों की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों के शव को शमशान घाट ले जाकर जला दिया। लेकिन इसकी खबर किसी तरह पुलिस को लगी और पुलिस ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर पहले शव को कब्जे में लिया और फिर हत्यारे भाई समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस घटना में शामिल बाकी लोगों की तलाश अब भी जारी है। माँ अलै, ओकर बाप अलै, भाई अलै, दुगवा उगल थी। तो भैया बापा कहले कि तोरा का करे लहाऊ, तो हम ना जबू, हम यहीं रहबो, ना जबो। इतना ही में मार दिलकै भैया बहनी के, मार दिली एकदम पूरा, ये लाल सब पास कर दिलकै। द्वितीय घटनास्थल पे गए हुए हैं, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वहाँ पर हैं, जांच कर रहे हैं। ऑनर किलिंग की बात अभी तक सही पाया गया है। लड़का और लड़की का जला लाश पुलिस ने बरामद किया है और कांड दर्ज कर उसमें अनुसंधान किया जाएगा। सुशांत सिंह केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने जवाब दाखिल किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस केस में सीबीआई जांच का विरोध किया है। वहीं सुशांत के पिता ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और केस को मुंबई ट्रांसफर न करने की अपील की है। उधर पटना पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में 28 पेज की रिपोर्ट दाखिल की है। इसमें अभी तक की जांच के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं सूत्रों के हवाले से जी बिहार को खबर मिली है कि रिया चक्रवर्ती की साजिश को सुशांत जान चुका था और इसी से बचने के चक्कर में उसकी जान चली गई। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का किया विरोध। सुशांत के पिता की अपील, केस ट्रांसफर न करें। सुशांत सिंह की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने बिहार पर कई आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि इस मामले में बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया है। बिहार सरकार के पास केवल 0 एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था। उन्हें एफआईआर दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर बिहार पुलिस ने जांच शुरू कर दी, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। जब जांच ही गैर कानूनी है तो बिहार सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा कैसे कर सकती है? केंद्र ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश मानकर गलत किया। सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को इसकी आखिरी सुनवाई होगी और 11 तारीख में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में फिर क्या डिसीजन आता है वो देखेंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। उधर सुशांत के पिता के सिंह ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया। सुशांत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर न किया जाए। मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
सुशांत के पिता ने रिया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने गवाहों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। उधर पटना पुलिस की जांच में भी बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो अगर सीबीआई ने एसआईटी के सबूतों के आधार पर जांच की तो दोषियों को सजा मिलना तय है। जांच में ये भी पाया गया है कि मुसीबत से बचने के चक्कर में सुशांत की जान गई। दरअसल सुशांत सिंह रिया की चालाकियों से वाकिफ हो चुके थे। सूत्रों की माने तो सुशांत के पैसे पर रिया ने कब्जा कर लिया था। यही नहीं, सुशांत के पैसों से ही रिया ने परिवार वालों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि मुंबई में पटना पुलिस के ठिकाने को लोकल पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन मुंबई पुलिस को पटना पुलिस का ठिकाना नहीं मिला। पटना पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। 4 सदस्यीय एसआईटी की टीम मुंबई गई थी, जहां पे उन्होंने न सिर्फ साक्ष्य जुटाए हैं बल्कि कई सारे लोगों से उन्होंने साक्षात्कार भी लिए हैं, जिसके आधार पे पूछताछ के आधार पे निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। पटना पुलिस ने मुंबई में रहकर जो सबूत और रिपोर्ट जुटाए, वो रिपोर्ट और सबूत सीबीआई को सौंप दी गई है। यानी अब सारा जिम्मा सीबीआई के पास है कि सुशांत की मौत के रहस्य से पर्दा उठाए। अपनी जांच रिपोर्ट में कई सारे सनसनीखेज खुलासे किए हैं पटना पुलिस ने और पूरी रिपोर्ट को फाइल बनाकर सीबीआई को सौंप दी है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। आरएलएसपी प्रवक्ता अभिषेक झा ने सुशांत सिंह मामले पर कहा है कि सीबीआई सच सामने लेकर आएगी। इसके पीछे चाहे जितना बड़ा चेहरा हो वो सामने आए और उससे सजा मिले। हम सब लोग यह चाहते हैं कि सीबीआई अपनी सघन जांच अविलंब शुरू करे ताकि तथ्यों और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो पाए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे का जिम्मेवार जो भी इंसान हो, चाहे वह कितना भी बड़ा चेहरा हो, उसे अविलंब खोजा जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि लोगों का न्याय प्रणाली पर विश्वास हमेशा बना। कैमूर में मोहनिया के शारदा ब्रजराज +2 उच्च विद्यालय में अचानक छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी। मैट्रिक की मार्कशीट और इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए स्कूल में बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। इस दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, न ही मास्क पहने छात्रों को देखा गया। दरअसल इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए 7 से 12 अगस्त तक का ही समय रखा गया है। छात्रों को नामांकन के लिए कम वक्त तो दे दिया गया, लेकिन इसके लिए स्कूल की तरफ से कोई खास व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से हर तरफ गैदरिंग देखी गई। इंटरमीडिएट का एडमिशन चल रहा है 7 से 12 तक। फर्स्ट लिस्ट प्रकाशित हुआ है, उसके आधार पर 7 से 12 तक एडमिशन चल रहा है। और मैट्रिक का भी सर लेकर के भीड़ लग रहा है सर। नहीं, मैट्रिक जो पास है उसी का एडमिशन किया जा रहा है 11वीं क्लास में। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।